गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने विवर्तन के बारे में पढ़ा था और विवर्तन का एक अनुप्रयोग भी अपन ने देख लिया था, एक एप्लीकेशन भी अपन ने देख लिया था, जिसके एप्लीकेशन की फॉर्म में अपन ने क्या लिया था, एक सिंगल स्लिट ली थी। जैसे ये वाला बोर्ड है, उस बोर्ड में हमने एक पतली झिर्री काट दी ऐसे, है ना, ये ऐसे पतली झिर्री काट दी और इसमें से कोई प्रकाश आपतित होता है और एक किसी प्रकाश स्रोत से, और उसके बाद में कैसे विवर्तन पैटर्न बनता है सामने, वो हमने कल देखा था। और उस विवर्तन पैटर्न में हमने तीव्रता वितरण था वो भी अपन ने देखा था। उसकी अपन थोड़ी सी बात फिर से कर लेते हैं। ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन कल आया था, ये वाला इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी वेरिएशन कहलाया था। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे थे। इधर अपन क्या ले रहे थे, कोणीय स्थिति ले रहे थे, कोण ले रहे थे, और इधर क्या ले रहे थे अपन, तीव्रता ले रहे थे, है ना, इंटेंसिटी ले रहे थे आई। ये अपने पास स्थिति थी और हम यहाँ देख रहे थे कि जो तीव्रता आ रही थी यहाँ, ये मैक्सिमम थी। इसको अपन ने केंद्रीय उच्चिष्ट कहा था। क्या कहा था, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा था। और ये क्या कहलाए थे, इससे आगे मिलने वाले, ये द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाए थे, द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाए थे। इसमें ये पहला द्वितीयक उच्चिष्ट और ये दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट था। सिमिलर इधर पैटर्न मिला था अपन को, है ना। और ये मिड वाली स्थिति थी 0, ये पाई वाली स्थिति थी, ये 3π/2, ये अपने पास 2π था और ये 5π/2 वाली स्थिति थी। सिमिलर पोजीशन इधर थी अपने पास। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो मिलता है, इसकी चौड़ाई भी अपन ने देखी थी, 2θ अपन ने ली थी। इसकी चौड़ाई 2λ/d अपने पास आया था इसका मान, वो अपन इसकी कोणीय चौड़ाई लेते हैं। और ख़ास बात क्या कहते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है I0, जिसको अपन ने कहा I0, वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो फॉर्मूला अपने पास आया था, आई के आगे भी आई कैसे मिलेगा, अल्फ़ा के साथ, वो कैसे मिलता था, I0 sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ये वाली स्थिति अपने पास मिलती है ना। अल्फ़ा टेंस टू 0, अल्फ़ा टेंस टू 0 की स्थिति में क्या होता है, लिमिटिंग केस आप जानते हो कि लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा कितना होगा, 1, जानते हो आप लिमिटिंग केस में। इसलिए इस स्थिति में आई कितना हो जाएगा, I0, ये मैक्सिमम मान होगा आई का। इसके अलावा अल्फ़ा की अन्य स्थितियाँ हैं, उन पे अपन को न्यूनतम और अधिकतम मान मिलते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन कह रहे हैं कि बाद वाले जो मान अपने पास इंटेंसिटी के आते हैं, ये तो मैक्सिमम मान है, इसके बाद जो भी मान अपने पास आते जाएंगे, उन मानों की वैल्यू इस I0 से क्या होती है, बहुत कम होती जाती है। ठीक है, ये वाली स्थिति अपन को देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सेंटर में मैक्सिमा मिलता है और ये मिनिमा कहलाते हैं इसको अपन मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट कहते हैं और इसको निम्निष्ठ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, निम्निष्ठ। निम्निष्ठ का मतलब क्या होता है, न्यूनतम तीव्रता वाला बिंदु, है ना, न्यूनतम तीव्रता वाली स्थिति, वो निम्निष्ठ कहलाता है। ये निम्निष्ठ है ना, ये प्रथम निम्निष्ठ है। पहला निम्निष्ठ इधर का और इधर का पहला निम्निष्ठ, है ना, इधर का दूसरा निम्निष्ठ आगे, तीसरा आगे, इस प्रकार से आगे निम्निष्ठ बढ़ते जाते हैं और इन निम्निष्ठों के बीच में सेकेंडरी उच्चिष्ट मिलते जाते हैं। ठीक है ना, ये स्थिति अपने पास पैटर्न की मिलती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने एक सोर्स लिया, प्रकाश स्रोत लिया, उस प्रकाश स्रोत के आगे अपन ने विवर्तक रखा जो यहाँ पतली स्लिट के रूप में था। हाँ, अपर्चर भी हो सकती है ना, गोलाकार छेद है वो हो सकता है यहाँ पर, या कोई डिस्क हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है अपने पास विवर्तन के तौर पर। तो ऐसा अगर अपन कोई भी किसी प्रकार का विवर्तक रखते हैं तो जिसकी साइज तरंग दैर्ध्य के आकार की होती है, तो उस विवर्तक के सामने जो पर्दा होता है, उस पर्दे पर अपन को तीव्रता कैसी मिलती है, ऐसी मिलती है। एक तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, यानी एक तो बहुत चमकीला भाग मिलता है पर्दे पर, है ना, और उसके अगल बगल दोनों तरफ क्या मिलता है, निम्निष्ठ यानी तीव्रता न्यूनतम, उसके बाद फिर अधिकतम तीव्रता, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, ऐसे मिलता है अपन को ये वाली स्थितियां। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो तीव्रता वाली स्थिति है वो एकदम से 0 नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। तीव्रता वाली स्थिति यहाँ 0 नहीं होती है, इसका मतलब निम्निष्ठों पर तीव्रता का मान कंप्लीटली 0 इसमें नहीं होता। विवर्तन में थोड़ा सा मान तो रहता ही है, हालांकि तीव्रता न्यूनतम होती है। समझ गए बात आप।
ये स्थिति इसमें देखने को मिलती है। एक चीज और क्या मिलती है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे अधिक होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है? सबसे अधिक होती है। बाद वाले उच्चिष्टों की चौड़ाई घटती जाती है। बाद वाले उच्चिष्टों की ऊंचाई भी क्या होती जाती है? घटती जाती है। ये स्थिति होती है। तो बाद वाली चमकीली फ्रिंज है, उनकी चौड़ाई क्या होती जाती है? घटती जाती है, और उनकी तीव्रता भी क्या होती जाती है? घटती जाती है। समझ गए बात आप? ये वाला अपने पास क्या मिलता है? विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। सेम ऐसा ही पैटर्न तब मिलता है जब हम एक तो प्रकाश स्रोत लेते हैं S, है ना, और यहाँ विवर्तक के तौर पे क्या लेते हैं? कोई अपन ने ये जो पर्दा ले रखा है, इस पर्दे में छोटा सा गोलाकार छेद कर दिया अपन ने, है ना, छोटा सा, उसको मैं द्वारक कहता हूँ, अपर्चर कह देता हूँ, है ना, हिंदी में उसको द्वारक कहते हैं ना, छोटा सा हॉल कर दिया, है ना। तो यहाँ एक छोटा सा हॉल कर दिया, ये वाली स्थिति कर दी, ये लो सारा जनाब AB जिसका डायमीटर है, ये AB एक हॉल कर दिया। इस हॉल के बाद सामने जो तीव्रता प्रतिरूप बनेगा, यहाँ से यहाँ लेंस रखोगे आप, उससे प्रकाश किरणें जाएंगी और यहाँ आपतित होंगी जैसे ही वो, ठीक है। तो यहाँ दूसरा लेंस लगाने के बाद जो आपके पास पर्दा आएगा, उस पर्दे पर इस छोटे से हॉल के कारण भी, ये जो द्वारक आपने लिया ना, छोटा सा अपर्चर लिया है ना, गोलाकार छिद्र लिया है, वर्ताकार छिद्र लिया है, इसके कारण तीव्रता ऐसे ही मिलेगी। इसके जस्ट सामने वाली जो पोजीशन है उस पर अधिकतम, फिर कम होती जाएगी, ये स्थिति मिलेगी। समझ गए बात आप? तो एक अधिकतम तीव्रता की फ्रिंज मिलती है, उसके बाद घटती हुई तीव्रताओं की फ्रिंजें अपन को मिलती जाती हैं, और क्रमागत रूप से अपन को अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम, इस प्रकार से तीव्रता का पैटर्न मिलता जाता है। समझ गए बात आप? इस प्रकार का अपने पास से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, चाहे आप यहाँ स्लिट लेते हो, चाहे एक छोटा द्वारक लेते हो, दोनों स्थिति में अपन को तीव्रता इस प्रकार की ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये अपने पास सिंपल सी बात थी। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं कि हमने अभी जो ये चीज ध्यान रखना द्वारक वाली, है ना, ये इसलिए बताया कि अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक, उसमें काम आएगा, है ना। एक बात और कर लेते हैं अपन इसमें कि हमने विवर्तन पढ़ लिया, इससे पहले व्यतिकरण पढ़ा था, उससे इसमें क्या डिफरेंस है ना, विवर्तन का और व्यतिकरण का क्या क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो, पहली बात तो एक चीज देखो, विवर्तन प्रतिरूप है उसमें आपने एक सिंगल स्लिट लिया, SAB क्या लिया आपने? एक सिंगल स्लिट लिया, और उसके कारण पर्दे पर तीव्रता मिली है, वो ऐसी मिली है। ठीक है, प्रकाश स्रोत एक ही लिया, S, ये स्थिति है। लेकिन इसमें व्यतिकरण में देखो आपने डबल स्लिट ली थी, यहाँ प्रकाश स्रोत S लिया था, ये S1 S2 दो स्रोतों की बातें व्यवहार करते थे, यहाँ पर्दा लिया था। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस अपने पास यही हो गया कि विवर्तन जो होता है वो केवल एक ही सिंगल स्लिट है ना, एक ही सिंगल स्लिट के विभिन्न बिंदुओं से, इस स्लिट के जो भी पॉइंट है अपने पास, जो भी इस पर पॉइंट होंगे, उसके विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित तरंगिकाएं, हमने कहा था ना कि इससे ही जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं वो सारी की सारी, उनमें जो पथांतर होता है, उस पथांतर की वजह से अपन को क्या मिलता है? यहाँ ये विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। इसलिए विवर्तन क्या होता है? वास्तव में क्या होता है विवर्तन? कि एक ही जो वर्ताकार स्लिट होती है या एक ही जो विवर्तक होता है, उससे उत्पन्न जो तरंगिकाएं होती हैं उनमें अध्यारोपण, ये अध्यारोपण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अध्यारोपण क्षेत्र है। यहाँ इसमें और इधर इसमें भी, ये भी अध्यारोपण क्षेत्र है, स्लिट और पर्दे के बीच वाला क्षेत्र। तो अध्यारोपण क्षेत्र में एक ही सिंगल स्लिट के द्वारा, यानी एक ही विवर्तक द्वारा उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होकर क्या बनाती हैं? विवर्तन प्रतिरूप बनाती हैं। जबकि व्यतिकरण में क्या होता है? दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगे अध्यारोपित होती हैं और वो आपको क्या देती हैं? व्यतिकरण प्रतिरूप देती हैं। समझ गए बात आप? पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि विवर्तन प्रतिरूप जो होता है उसमें ये स्थिति मिलती है ना, एक केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और बाकी जो उच्चिष्ट होते हैं उनकी तीव्रताएं घटते रूप में होती हैं। जबकि व्यतिकरण में अपन ने क्या देखा था कि जो तीव्रता होती है वो सभी उच्चिष्टों की क्या रहती है? समान रहती है। तो सभी उच्चिष्टों की तीव्रताएं क्या रहती हैं? व्यतिकरण में समान रहती हैं, जबकि विवर्तन में सभी उच्चिष्टों की तीव्रताएं समान नहीं होती। नेक्स्ट, तीसरी बात क्या है? उच्चिष्टों की तीव्रताओं की बात आ गई। तीसरी बात क्या है? व्यतिकरण में जो केंद्रीय उच्चिष्ट है या उससे अगला वाला उच्चिष्ट है, उन सभी उच्चिष्टों की चौड़ाई क्या होती है? बराबर। यानी जो फ्रिंज आपको मिलती है व्यतिकरण में, वो फ्रिंज चौड़ाई समान रहती है। तीसरा क्या हुआ अपने पास? फ्रिंज चौड़ाई वाली बात होगी। तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई क्या रहती है? एक समान रहती है, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी होती है? केंद्रीय फ्रिंज की होती है, और बाद वाले फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती। चौथी बात क्या रहती है अपने पास व्यतिकरण में?
व्यतिकरण में अपन एक बात कहते हैं कि ये जो न्यूनतम तीव्रता वाली स्थितियां होती है ना, ये न्यूनतम तीव्रता वाली स्थितियां, वहां पर आयाम समान होने की स्थिति में, आयाम अगर अपने पास लगभग समान है तो आयाम समान होने की स्थिति में इन स्थितियों पर तीव्रता का मान, यानी न्यूनतम जो तीव्रता मिलती है, काली फ्रिंज मिलती है, उन स्थितियों पर तीव्रता का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इसमें शून्य नहीं होता, इसमें थोड़ा सा मान रहता ही है, इसमें एग्जैक्ट आपके पास तीव्रता शून्य नहीं आती है। ठीक है, ये वाली अपने पास स्थितियां हैं। इनमें व्यतिकरण और विवर्तन में आपको ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी हैं दोनों ही अध्यारोपण के ही प्रतिरूप, तरंगों का अध्यारोपण होकर ही आपको ये प्रतिरूप देते हैं। दोनों के दोनों विशेष परिस्थितियों में वो विवर्तन की तरह व्यवहार करता है, विवर्तन कहलाता है, और विशेष परिस्थिति में वो क्या कहलाता है? दूसरी विशेष परिस्थिति में वो व्यतिकरण कहलाता है। ये वाली स्थिति, इसमें दो कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है, इसमें दो की आवश्यकता नहीं, इसमें एक ही स्रोत चाहिए, विवर्तक से विवर्तित हो जाएंगी तरंगिकाएं। ठीक है, ये वाले अपने पास इसमें क्या थे? डिफरेंस थे विवर्तन और व्यतिकरण में, बेसिक डिफरेंस अपने पास थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, छोटा सा टॉपिक और है आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। क्या है छोटा सा टॉपिक? वो विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, इसकी अपन बात करते हैं। ये देखो, इसमें बात करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताता हूं। एक तो विभेदन, दूसरा विभेदन सीमा, और तीसरा ये विभेदन क्षमता पे आता है। एक ही डेफिनेशन है, एक ही टॉपिक है, लेकिन तीन डेफिनेशन की फॉर्म में अपन इसको तोड़ के पढ़ते हैं, तीन शब्दों के रूप में इसका अर्थ समझते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए हमें, है ना। तीनों का ग्रुप ही है, कॉम्बिनेशन ही है एक तरह से। विभेदन क्या होता है? विभेदन का मतलब अपन जानते हैं रिजॉल्व करना, अलग अलग दिखाना, किन्हीं भी दो चीजों को क्या करना? अलग अलग दिखाना। ये क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। तो मैं एक बात बता दूं, किन्हीं दो बिंबों या वस्तुओं को पृथक पृथक दिखाना, ये क्या कहलाता है? ये विभेदन कहलाता है। जैसे अपन क्या करें, अपन देखते हैं कि कोई भी बहुत दूर दो चीज पड़ी है ना, और अपन को अब तक ये दिख रहा है कि हाँ वो दो अलग अलग ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत दूरी ज्यादा होने पर अपन को आभास होता है कि हाँ नहीं वो तो एक ही है। जैसे सिंपल से एग्जांपल लें, जैसे रात को देखते हैं अपन, और अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं सपोज, है ना, रात को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहां से देखते हैं कि दूर से ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन में क्या होता है कि सामने इंजन पे दो छोटी छोटी लाइटें पास पास रहती हैं, है ना, पास पास लगी रहती हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हाँ ट्रेन में तो आगे वाले इंजन पे तो एक ही लाइट है, दूर से देखते हैं तो ये दिखता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाती है, पास आती जाती है, एक ऐसी समीपता आ जाती है ट्रेन की, यानी इतनी पास आ जाती है कि अपन को वो दो लाइट जस्ट इस दिखते हैं, और ये तो दो हैं, एक नहीं थी। ऐसा होता है कई बार, है ना। तो वो जो जस्ट आपको दिखे कि हाँ अरे दो हैं, है ना, आपने दोनों को अलग अलग बता दिया, समझ गए। तो ये क्या था? आपका विभेदन कहलाता है आंखों का, है ना, कि आपने जो लाइट थी उनको अलग अलग देख लिया। इतनी देर तो आपको एक ही दिख रही थी, यहां आते आते आपने अलग अलग पहचान लिया कि हाँ भाई अलग अलग पहचान लिया। ये विभेदन कहलाता है। ठीक है, या अपन जैसे स्केल होती है, फुट होती है ना स्केल, उस स्केल पे जैसे पतली पतली लाइनें खींची होती हैं mm वाली, है ना, अपन क्या करते हैं उस स्केल को दूर रखते हैं ना, और दूर से पास लाते हैं, तब दिखता अच्छा इसमें तो बीच में और लाइनें भी हैं, है ना। पता चलता है ना कि इनको अलग अलग करने की क्षमता। अपन देख रहे हैं कि अलग अलग हो रही है लाइनें, और भी इसमें लाइनें। तो ये जो अलग अलग देखने वाला जो गुण है ना, ये क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अपन एक चीज और देखें, जैसे ट्रेन की पटरियां देखते हैं अपन, है ना, तो बहुत दूर तक यूं देखते हैं पता चलता है कि आगे जाके तो पटरियां एक हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जहां तक आपको दो दिख रही हैं पटरियां, पैरेलल दिख रही हैं, दो पटरियां दिख रही हैं, वहां तक वो विभेदन कहलाता है आपका। आगे जाके उसके बाद विभेदन नहीं कर पाती। अपनी जो आंखें हैं, मनुष्य की जो आंखें हैं, उनका विभेदन 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है ना। आंखों का जो विभेदन होता है वो कितना होता है? 1/60 डिग्री, यानी लगभग अपन कहने का मतलब यूं माने कि अपन जो स्केल है, स्केल पर जो 1 mm वाली जो दो रेखाएं हैं ये, है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है।
1 mm बीच वाली दो रेखाएं, इनको अगर अपन दूर ले जाते जाएं तो अराउंड 3.6 मीटर तक अपन इनको विभेदित देख सकते हैं। इससे आगे अपनी आंखें इनको दो अलग अलग नहीं दिखाएंगी, एक ही दिखाएंगी या दिखेंगी नहीं अपन को। समझ गए बात आप? दिखेगी तो एक सी दिखेंगी कि वहाँ एक ही लाइन है, इससे आगे थोड़ा और किसका मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.6 मीटर है। इतनी दूरी तक अगर अपन उसको लेके जाते हैं स्केल को, और उस पर दो पास mm वाली जो रेखाएं होती है, बहुत छोटी छोटी लाइनें खींची होती है ना, वो 1 सेंटीमीटर में 10 खींची होती है, वो mm वाली रेखाएं, उनको अपन क्लियर देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब दो चीज़ों को अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। अब दूसरी चीज अपन बात करें कि जैसे क्या बात करें? विभेदन सीमा कि अपन कह रहे हैं कि अलग अलग पृथक पृथक दिखाते हैं, लेकिन पृथक पृथक जब तक पृथक पृथक वो दिखती हैं, जो लास्ट कंडीशन होती है जहां तक वो पृथक दिखती हैं, उस स्थिति में उनके बीच की दूरी या उनकी कोणीय स्थिति वो क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है ना। किन्हीं दो बिंबों या वस्तुओं के मात्र विभेदन की स्थिति में उनके मध्य दूरी या कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। ये वाली बात है ना। विभेदन सीमा किसे कहते हैं? लिमिट। भाई किस लिमिट तक आप देख सकते हो उनको, है ना। मैं जैसे यही बात करता हूं, जैसे दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें बहुत दूर पर रखी हुई है ना। तो दूरी पर रखी हुई है, सपोज अपन ने कोई दूरी, काफी दूरी ले ली और वहां तक दो चीजें रखी हुई हैं और वो बहुत पास पास है, तो अपन को एक ही दिख रही है। वो क्या दिख रही है अपन को? जस्ट एक ही दिख रही है। अब एक चीज हो कि उन वस्तुओं को थोड़ा अलग अलग करें वहां से, है ना, थोड़ा सा अलग अलग करें, अपन को एक ऐसी स्थिति हो जाएगी अपन को ऐसा दिखने, अरे हाँ ये दो हैं, ऐसा दिखने लग जाए। सपोज अपन यहां से देख रहे हैं, है ना, या सपोज अपन यहां से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, और अपने पास यहां पर दो चीजें हैं और वो पहले तो पास पास ही पड़ी थी, एकदम क्या पड़ी थी? पास पास पड़ी थी। तो अपन को क्या दिख रही थी? यहां आंख से अपन देख रहे थे तो अपन को एक ही दिख रही थी वो। इसका मतलब विभेदन नहीं हुआ उनका अपनी आंख के द्वारा। अब अपन क्या करते हैं? इन दो वस्तुओं को अलग अलग करते हैं, एक को यहां कर लिया, एक को यहां कर लिया। अब अपन को दिख रही है ये, है ना। सपोज मैं इनको यहां से ले गया, सपोज इसको थोड़ा सा यहां किया, अब भी नहीं दिख रही सपोज, और थोड़ा और बढ़ा दूं मैं इनके बीच की दूरी, तो अब दिख रही है। अब ऐसी स्थिति आ गई, सपोज इनको इतना पृथक कर दिया मैंने, अब ऐसी स्थिति आ गई कि आंखों से अपन को जस्ट ये दो दिखने लगी हैं, अब दिखने लगी हैं जस्ट दो। तो इस स्थिति में, इस आंख से अपन देख रहे हैं, तो इस स्थिति में आंख के द्वारा इनके साथ जो बनाया गया कोण है थीटा, ये तो हो गई इनकी कोणीय स्थिति, जो अपन ने कहा यहाँ कि मध्य दूरी या कोणीय स्थिति। यानी जस्ट जब दोनों मात्र विभेदन की स्थिति, मतलब मात्र अपन को ये दिखे, जस्ट ये दिखे कि अब अलग अलग सी हुई है, उस स्थिति में उनके बीच की कोणीय स्थिति जहां से अपन देख रहे हैं उसके साथ, है ना, ये कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। ये कोण के रूप में भी मापी जा सकती है, और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है, ये कि इनको इतनी दूर तक अपन ने किया, अलग अलग किया, तब अपन को ये दिखने लगी अलग अलग ये दूरी, है ना। मात्र विभेदन, यानी उनमें मात्र विभेदन दिख रहा है, उस स्थिति में उनके बीच दूरी क्या है ना, वो क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। तो कह रहे हैं उनके मध्य दूरी, यानी ये दूरी जब वो जस्ट अलग अलग दिखना स्टार्ट हो, या उनके बीच कोणीय स्थिति जहां से अपन देख रहे हैं उसके साथ एंगुलर पोजीशन, है ना, ये क्या कहलाती है? अपन को विभेदन सीमा के नाम से अपन जानते हैं। इसमें रिलेशन क्या होता है? सपोज ये यहां से यहां तक कितनी दूरी है? सपोज डी दूरी तक है, यहां से यहां तक दोनों के बीच दूरी कितनी है? अपनी आंख और उन वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है? सपोज डी है, तो कोण बराबर है चाप बट्टा त्रिज्या, ये थीटा मिनिमम कह दूं मैं इसको। मिनिमम का मतलब मिनिमम सेपरेशन, वो मिनिमम सेपरेशन जिसके लिए ये जस्ट दोनों अलग अलग दिखना शुरू हो जाएं, ये विभेदन सीमा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? विभेदन सीमा। ठीक है।
और इस विभेदन सीमा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता। यानी इनको दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता जो है आंख की, वो आंख की विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता क्या होती है? 1/, विभेदन सीमा। ये वाली स्थिति है, समझ गए? तो ये विभेदन सीमा हो गई अपने पास। और विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन क्षमता की डेफिनेशन देता हूं, किन्हीं भी दो बिंबों या वस्तुओं को पृथक पृथक दिखाने की क्षमता क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। इसको कैपिटल आर से लिखते हैं कई बार अपन। तो कैपिटल आर क्या होता है? विभेदन सीमा का उल्टा, समझ गए? इसका मतलब विभेदन क्षमता अपने पास यहाँ आर क्या हुई? 1/θ मिनिमम। ऐसा लिख सकते हैं अपन या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये तो किस में होगा? रेडियन में होगा, क्योंकि कौन है ना? तो पर रेडियन में होगा। हाँ, तो विभेदन क्षमता क्या आई अपने पास? विभेदन क्षमता R इक्वल टू क्या आई? 1/θ मिनिमम, है ना, पर रेडियन। किस में आई? रेडियन इनवर्स। यह अपने पास आंख वाली स्थिति थी ना, ये वाली, है ना? यहां से जो दूरी थी दो इन बिंबों के बीच की दूरी, है ना, ये दूरी L, ये भी तो विभेदन सीमा ही थी, ये रेखीय थी। इसलिए अपने पास दूसरे शब्दों में अपन रेखीय रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा? 1/L। ये भी क्या होगी? विभेदन सीमा ही होगी। ये मीटर इनवर्स में होगी, लेकिन समझ गए? ये मीटर इनवर्स में होगी। अगर मीटर इनवर्स में अपन को देखना है तो अपन 1/L ले लेते हैं। यानी जिस टाइम दोनों बिंब या दोनों वस्तुएं जस्ट विभेदित दिखें, उस स्थिति में उनके बीच की जो दूरी है उसका व्युत्क्रम उनकी क्या कहलाती है? जो भी वस्तुएं जिस भी उपकरण के द्वारा अपन देख रहे हैं उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। समझ गए बात? ये अपने पास विभेदन क्षमता होती है और सिंपल से फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ दो अपने पास चीजें होती हैं। एक का नाम टेलीस्कोप है, जिसको अपन दूरदर्शी भी कहते हैं, जो बहुत दूर की जो स्थिति है उनको अलग अलग देखने के लिए काम में ले जाते हैं। जैसे दूर स्थित दो तारे हैं सपोज, है ना, बहुत दूर स्थित दो पहाड़ हैं और भी चीजें, उनको देखने में अलग अलग देखने के लिए टेलीस्कोप अपन दूरदर्शी काम में लेते हैं ना, दूरदर्शी। और बहुत पास पास जो चीजें होती हैं उनके लिए क्या काम में लेते हैं? दूसरा उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी, जो लेबोरेटरीज में आपको देखने को मिलता है कई बार, है ना, सूक्ष्मदर्शी। बहुत पास जो चीजें होती है, बहुत पास चीजें, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी काम आता है। और बहुत दूर जो चीजें उनको देखने के लिए क्या काम आता है? दूरदर्शी काम आता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या? देखो, दूरदर्शी जो होता है, उस दूरदर्शी में देखो क्या होता है आपके पास, इस तरह से होता है ना। और यहां अपन आंख से देखते हैं, यहां पर ये चीज होती है। ठीक है, और ये क्या करता है? बहुत दूर दूर दो चीजें हैं, उनसे जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं उनके आधार पर उनको क्या करता है? पृथक पृथक करता है। ठीक है, ये लेंस कौन सा कहलाता है? उसका अभिदृश्यक। यानी जो दृश्य अपन देख रहे हैं उसकी तरफ जो लेंस है दूरदर्शी का, वो अभिदृश्यक। और ये लेंस कौन सा कहलाता है? अभिनेत्र, जो नेत्र के पास है। ठीक है, वो अभिनेत्र लेंस। इसमें भी क्या होता है? वो व्यवस्था होती है, उसमें ऊपर से एक नली रहती है, उसमें ऊपर एक लेंस रहता है और उसके बाद एक नली और होती है, उसमें थोड़ा सा उससे बड़ा लेंस रहता है अपने पास। ये व्यवस्था रहती है। ये अभिदृश्यक होता है। और ये कौन सा होता है? अभिनेत्र। यहां आंख होती है ना अपने पास, और यहां से अपन देखते हैं ना। ठीक है, यहां प्लेट में कोई चीजें पड़ी रहती हैं, बहुत पास चीजें पड़ी रहती हैं, उनको ये लेंस देखता है ना, और उन्हीं में क्या करता है? विभेदन करता है। तो जो पास चीजें उनको भी अलग अलग देखना पड़ता है। बहुत पास होने पर अपनी आंखों से नहीं दिखती साफ, इसलिए उसके लिए सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं, और इसके लिए दूर वाली चीजों के लिए क्या करते हैं? अपन दूरदर्शी काम में लेते हैं। तो होता क्या है, अब वास्तव में होता क्या है कि इनके लिए ये जो लेंस होते हैं ना, ये अभिदृश्यक लेंस, ये वाला, इसमें और इसमें, ये अभिदृश्यक लेंस वर्ताकार द्वारक का व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? वर्ताकार द्वारक। अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि वर्ताकार द्वारक अपन पढ़ेंगे तो ए बी है। अगर यहाँ कोई प्रकाश स्रोत एस रखा है और उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं सपोज यूँ, है ना,
तो इस द्वारक पर क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा बनता है। ऐसी स्थितियां बनती है ना, ये स्थिति बनती है। इससे भी विवर्तन प्रतिरूप बनता है। तो विवर्तन प्रतिरूप का इसके सामने वाला जो भाग बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ये वाला भाग चमकीला है ना, ये वाला भाग चमकीला होता है, यहाँ मैक्सिमा मिलता है, यहाँ अधिकतम तीव्रता वाला स्पॉट मिलता है, और इसके जस्ट किनारों पर क्या मिलता है, न्यूनतम तीव्रता वाली स्थितियां प्राप्त होती है। हाँ, दूसरे शब्द में अपन कह सकते हैं, यहाँ जो अपन एक तरह से प्रकाश स्रोत काम में लिया है, एक तरह से उसका बिंब, प्रतिबिंब उसको अपन कह सकते हैं। इसको बिंब माने तो इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रतिबिंब वाली स्थिति में कहते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर मैक्सिमम तीव्रता यहीं पर मिलती है, तो ये सेंट्रल स्पॉट वाली स्थिति होती है। आसपास इसके और तीव्रताएं मिलती है, लेकिन बहुत कम होती है ना, इसलिए सेंट्रल स्पॉट को अपन एज ए प्रतिबिंब कंसिडर कर सकते हैं इन केसों में। तो क्या होता है, रेले ने इसके लिए एक छोटी सी बात कही थी कि जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके द्वारा किन्हीं चीज़ों को पृथक करना पड़ता है, तो बहुत सद्य तरीके से अपन देखते हैं उसको, सदैव तरीके से। वो कहता है कि दो चीज़ें सपोज आपके पास हैं, है ना, और दोनों चीज़ों से एक से सपोज प्रकाश आ रहा है और उसके कारण व्यतिकरण प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, विवर्तन बनेगा उसके कारण। सामने कोई द्वारक रख दिया, सपोज ये अभिदृश्यक लेंस रखा अपन ने, तो ये अभिदृश्यक लेंस अपन ने रखा और अभिदृश्यक लेंस से दूर से कोई चीज़ है, एक स्टार है, उससे प्रकाश आ रहा है, उसके कारण विवर्तन ऐसे बनेगा। उसके पास दूसरा कोई स्टार है, उससे भी तो प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो उनसे भी इसमें से गुजरेंगे तो विवर्तन होगा उनका भी, उनके लिए, तो उनके लिए भी क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। तो वो कहता है कि अगर ऐसी स्थिति में विवर्तन बने इस प्रकार से, ऐसा बने, ऐसा बनने का मतलब क्या है, ये पहले के कारण है, ये किसके कारण है, दूसरे के कारण है। ये पहले का उच्चिष्ट है, ये दूसरे का उच्चिष्ट है। वो कहता है, रेले ये कहता है, रेले की विभेदन की कसौटी कहते हैं उसको, हाँ, रेले ये कहता है कि ये जो मैक्सिमा पहले का मिल रहा है ना, यहाँ दूसरे का मिनिमा मिलना चाहिए इसकी पोजीशन पर, यानी ये जहाँ बन रहा है ना, इस अक्ष पर, इस अक्ष पर जहाँ भी ये मैक्सिमा बन रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर दूसरे का क्या मिलना चाहिए, मिनिमा, और जहां दूसरे का मैक्सिमा बन रहा है वहां इस पहले का क्या मिलना चाहिए, पहला मिनिमा। अगर ये वाली स्थितियां बनती हैं तो ये स्थिति क्या कहलाती है, जस्ट रिजॉल्व्ड, मात्र विभेदन की स्थिति। क्या कहलाती है, मात्र विभेदन की स्थिति। इसको मात्र विभेदित कहते हैं अपन। इस स्थिति वाले इमेज को क्या कहते हैं, मात्र विभेदित। ये जस्ट अलग अलग सा ही हुआ मामला। अगर इसके और पास बन गया ना तो इनको अलग अलग नहीं दिखा सकते अपन, है ना। ऐसी स्थिति में दोनों अलग अलग से दिखेंगे अपन, और कंबाइंड रूप से देखेंगे तो अपन को ऐसा दिखेगा प्रकाश, कंबाइंड प्रकाश ऐसा दिखेगा, ऐसा सा दिखेगा, है ना। दो छोटी छोटी पीक दिखेंगे। अगर और पास आ गया तो दो छोटी छोटी नहीं दिखेंगी, उस स्थिति में लगभग एक सा ही दिख जाएगा बीच वाला क्षेत्र, उस टाइम अलग अलग नहीं दिखेगा। इसका मतलब रेले क्या कहता है कि इनके द्वारा जो विवर्तन उच्चिष्ट मिलते हैं ना, यानी एक तरह से वो प्रतिबिंब का सा ही काम करते हैं, तो विवर्तन उच्चिष्ट जो मिलते हैं, उन विवर्तन उच्चिष्टों को अलग अलग अगर अपन देख पाते हैं, उस स्थिति को मात्र विभेदन की स्थिति कहते हैं। जब वो जस्ट अलग अलग दिख पाते हैं, वो जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहलाती है। समझ गए, यानी वो कब होती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। वो कहता है कि एक का उच्चिष्ट दूसरे के निम्निष्ट के साथ बने, और पहले का निम्निष्ट जहां बना दूसरे का जस्ट उच्चिष्ट बने। अगर इतनी दूरी पर वो बनते हैं तब तो मात्र विभेदित होते हैं। इससे पास बनते हैं तो उनमें विभेदन नहीं हो सकता, और इससे दूर बनते हैं तो अलग अलग है ही हैं, वो तो और ही साफ साफ विभेदित दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम सेपरेशन की स्थिति क्या हो सकती है, यही हो सकती है, एक का उच्चिष्ट दूसरे के निम्निष्ट के, दूसरे का उच्चिष्ट पहले के निम्निष्ट के साथ संपाती हो। ये रेले की विभेदन की कसौटी कहलाती है। इसके आधार पर इन दोनों उपकरणों का अपन क्या करते हैं, विभेदन देखते हैं। कैसे देखते हैं, होता क्या है, दूरदर्शी जो होता है उसका जो द्वारक होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना द्वारक की बात कर रहे हैं, तो ये जो द्वारक होता है दूरदर्शी का, ये द्वारक है ना, ये दूरदर्शी का द्वारक है सपोज ए बी, अभिदृश्यक लेंस से यहां दूर स्थित कोई स्टार ए है, एक तारा है ए, इस तारे से प्रकाश किरणें जा रही हैं, और प्रकाश किरणें जब इस दूरदर्शी में से गुजरती हैं तो इसका जो फोकल तल होता है ना, ये फोकल तल बोलते हैं इसको, है ना। इस फोकल तल में क्या बनता है, इसका विवर्तन प्रतिरूप बनता है। यहाँ मैक्सिमा मिलता है इसका, और यहाँ मिनिमा मिलते जाते हैं, ये स्थितियाँ मिलती हैं। इसका मैक्सिमा यहाँ बनता है, ये पहले का मैक्सिमा, एक का मैक्सिमा यहाँ मिलता है। फिर क्या होता है, यहाँ दूसरा स्टार भी है बी, इससे भी जो प्रकाश जाएगा, प्रकाश तरंगें जाएंगी या प्रकाश किरणें जो भी जाएंगी तो वो इधर पहुँचेंगी, और इसके फोकल तल में मैक्सिमा किधर बनेगा, यहाँ, ये स्थिति बनेगी, यहाँ बी का मैक्सिमा बनेगा। अब अगर ऐसी स्थिति है
कि ये मैक्सिमा बहुत अलग अलग बन रहा है, दूर दूर बन रहा है, तब तो ये दोनों अलग अलग दिख जाएंगे अपन को मैक्सिमा, कि सेपरेट है तब तो ये अपने आप ही सेपरेट दिखेंगे। लेकिन बी थोड़ा सा और पास आएगा, और पास आएगा तो इसका मैक्सिमा भी थोड़ा और पास आएगा, और पास आकर के वो स्थिति बनेगी, कौन सी स्थिति बनेगी, जब इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से कॉन्साइड करे और इसका जो मिनिमा है वो इसके मैक्सिमा से कॉन्साइड करे। अगर ऐसी स्थिति बन गई, यानी ए की ये स्थिति बन गई और बी की ये स्थिति बन गई, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, जस्ट रिजॉल्व वाली स्थिति कहलाती है। यानी यहां इसका जो बिंब बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है एक तरह से, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अगर ऐसी स्थिति में है ना, दोनों जस्ट अलग अलग दिख रहे हैं, थोड़े से ओवरलैप कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, उस स्थिति को, ये वाली स्थिति, इस स्थिति में आपको दो गोले अलग अलग से दिख रहे हैं ना, ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है रेले के अनुसार। इससे और पास लाएंगे तो एक सा ही दिखेगा, पूरा गोला पूरा एक सा ही प्रतिबिंब दिखेगा। थोड़ा अलग अलग करने पर ये वाली स्थिति जो है, इस स्थिति में दोनों अलग अलग से दिखते हैं। ये मात्र विभेदन की स्थिति होती है। इसमें जो थीटा होता है वो थीटा मिनिमम कहलाता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो एल कहलाती है। इस लेंस का जो द्वारक होता है, ये यहां से यहां तक का, ये क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक। ये लेंस का द्वारक कहलाता है। और ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उन तारों के और इस लेंस के बीच की दूरी, ये स्मॉल डी है सपोज। तो इस स्थिति में थीटा मिनिमम कितना हो गया, थीटा मिनिमम कितना हो गया, एल अपॉन डी। ये तो थीटा मिनिमम हो गया, ये विभेदन सीमा हो गई इसकी, क्या हो गई, कोणीय विभेदन सीमा। और ये एल क्या है, रेखीय विभेदन सीमा है इसकी। तो अब इस स्थिति में अपने पास जो फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, इसको द्वारक मानकर, इसको एक वर्ताकार द्वारक मानकर इसका विवर्तन प्रतिरूप निकालते हैं। केंद्रीय जो अपने पास फ्रिंज है उसकी चौड़ाई जब अपन निकालते हैं, तो उस स्थिति में जब इनके बीच का जो सेपरेशन आता है वो कितना आता है, ध्यान देना, थीटा मिनिमम बराबर वो आता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये फॉर्मूला था। हालांकि आपके यहाँ इसका डेरिवेशन नहीं है, हायर स्टडीज में है, उच्च क्लासों में आपके लिए इसका डेरिवेशन मिल जाएगा कि थीटा मिनिमम आया कैसे, है ना, वो निकालते हैं वहाँ पर। 1.22 लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा आपतित जो प्रकाश है उनसे, स्टार से, उसकी तरंग दैर्ध्य है, और डी क्या है, इस द्वारक का व्यास है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा अगर रेखीय विभेदन क्षमता, रेखीय विभेदन सीमा अपन को दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो अपन डी से निकाल सकते हैं, एल अपॉन डी से थीटा मिनिमम। अगर अपन को लैम्डा और कैपिटल डी द्वारक का व्यास दिया गया है तो उस स्थिति में थीटा मिनिमम ऐसे निकाल सकते। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, आर। रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ये थीटा मिनिमम का उल्टा 1 अपॉन थीटा मिनिमम, वो कितनी होगी, डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ये हो जाएगी। ये पर रेडियन में होगी, क्या होगी, रेडियन इनवर्स में होगी। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे एक चीज और भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर दो, देखो तो एल अपॉन डी बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये लो जनाब। अब आप इसको इनमें से कोई सी भी एक चीज नहीं देगा उसका मान ज्ञात कर सकते हो, बाकी दे देगा, तो उनमें से आप कोई सी भी बात आप ज्ञात कर सकते हो। द्वारक का व्यास ज्ञात कर सकते हो, लेंस के विदृश्यक लेंस का वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हो, एल ज्ञात कर सकते हो, डी ज्ञात कर सकते हो, बाकी चीजें देने पर। इस प्रकार से दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक खास बात देखने लायक है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए आर बढ़ने के लिए, आर कब बढ़ेगा, जब दो चीजें होंगी, एक तो डी बढ़ेगा और एक दूसरा क्या होगा, लैम्डा कम होगा। चलो, कम लैम्डा का अगर प्रकाश प्रयुक्त करें तो उसके लिए रिजोल्यूशन क्या आएगी, ज्यादा। लैम्डा घटाएंगे तो आर बढ़ेगा, विभेदन क्षमता बढ़ेगी उस उपकरण की। और दूसरी चीज क्या है, अब एक तो ऐसा तो अपन कर नहीं सकते कि दूर से जो प्रकाश आ रहा है उसके लिए चेंजेस करें, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। डी लेंस, अभी दृश्य लेंस, दूरबीन है उसका आगे वाला लेंस है, उसको अपन बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा करते जाएंगे उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अच्छी होती जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनकी कई मीटरों में होती है ना, द्वारक का जो व्यास होता है उसकी रेंज क्या होती है, कई मीटरों में होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो आकाशीय जो पिंड होते हैं, आकाशीय जो तारे होते हैं, और भी आकाशीय उपग्रह वगैरह होते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमिस्ट, वो क्या करते हैं, उन दूरबीन से जो देखते हैं तो बहुत आकाश का स्पष्ट प्रतिरूप दिखता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं अपन को, है ना, और सबका सेपरेटली अध्ययन हो जाता है। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंसों का भी पता चलता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हो इस दूरदर्शी की सहायता से। दूसरा जो अपने पास है सूक्ष्मदर्शी, उसमें भी सेम यही स्थिति बनती है। सूक्ष्मदर्शी में भी क्या होता है, सेम यही स्थिति बनती है
बस बात क्या अलग रहती है सूक्ष्मदर्शी में, ये चीजें पास पास होती हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी ये चीजें क्या होती हैं, पास पास होती हैं। इसलिए सूक्ष्मदर्शी में अपन क्या करते हैं, यहाँ इसमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में ये जो लेंस होता है इसके सामने प्लेट जो होती है उसमें दो चीजें पड़ी रहती हैं, ये पास पास, बहुत पास पास, जो अपन ऐसे नहीं देख सकते। इसका इसके द्वारा क्या बनता है, यहाँ प्रतिबिंब छोटा सा बनता है, और इसका इसके द्वारा यहाँ प्रतिबिंब छोटा सा बनता है। वो जस्ट क्या कहलाती है, विभेदित कहलाती है ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जो लेंस है ना, इसलिए यहां से बनने वाला कोण क्या कहलाता है, थीटा मिनिमम। ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सपोज एस है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, सपोज स्मॉल डी है ना। यानी ये मात्र विभेदित है, दोनों जस्ट अलग अलग दिख रही हैं चीजें, हैं बहुत पास पास। ये विद्रेशिक लेंस है किसका, सूक्ष्मदर्शी का, अपन ऊपर से देख रहे हैं है ना। ये प्लेट में पड़ी है दो चीजें बहुत पास पास, उनके बीच का सेपरेशन एस है और थीटा मिनिमम। तो इसके लिए विभेदन सीमा क्या हुई, थीटा मिनिमम क्या हो गया, एस अपॉन डी। एस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनके पास जिसके लिए जस्ट विभेदित दिखती है वो, है ना। तो एस आ गया, एस बराबर क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, थीटा मिनिमम इंटू डी। ये विभेदन सीमा रेखी आ गई अपने पास, दोनों की रेखी, क्योंकि इतनी दूरी में मापना इजी रहता है थोड़ा सा, कोणीय स्थितियां वगैरह है ना। तो ऐसी स्थिति में एस आ गया, एस क्या है, इसकी विभेदन सीमा रेखी है ना। थीटा क्या है, कोणीय विभेदन सीमा। तो इसके लिए आर कितना हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी के लिए, 1/s कितना हो जाएगा, 1/s हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। थीटा मिनिमम अभी निकाला था ना आपने, ऐसे दृश्य के लिए थीटा मिनिमम कितना आया था ऐसी स्थितियों में, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो थीटा मिनिमम कितना है इसके लिए, एस बराबर क्या हो गया, 1.22 लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी। अब अपन एक चीज और भी देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है ना डी, ये किसके बराबर होती है, एफ के बराबर होती है। ये जो लेंस होता है इसके फोकल तल में रखते हैं अपन इन चीजों को, ताकि बहुत अच्छे से देख पाए, है ना। इसलिए क्या करते हैं, ये जो स्मॉल डी है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एफ, है ना, क्योंकि ये जो प्लेट होती है ना सूक्ष्मदर्शी के लिए लगभग फोकल तल में होती है, इसलिए एफ हो गया। तो एस कितना हो गया, डी आर इक्वल टू डी अपॉन 1.22 एफ लैम्डा। ये लो जनाब, फोकस दूरी कम होगी रेजोल्यूशन बढ़ेगा, समझ गए। लैम्डा कम होगा रेजोल्यूशन बढ़ेगा, अपर्चर साइज बढ़ जाएगी, अपर्चर साइज बढ़ जाएगी तो भी आर क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, विभेदन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना।